जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो सेकेंड एडिशन का बुक निकाला गया है ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा। इसमें टोटल 63 PYQ दिया हुआ 2010 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। तो इतना अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो बिहार पुलिस आराम से निकल जाएगा। तो आज हम देखेंगे 12वां नंबर सेट देखेंगे, फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। इससे पहले का सेट हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 12वां सेट जो है और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में, द्वितीय पाली का है। 21,391 पोस्ट के लिए हुआ था, उसका ये प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? तो पारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पारा जो है वो कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। शेष सभी कांच के बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे असंजक बल कहते हैं। जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है परंतु पारा नहीं, क्योंकि जल वे कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल से अधिक होता है, जबकि पारा और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल पारा के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल से कम होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये रहता है गतिज ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो इसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसमें न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम दिए हैं। यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के 2 प्रकार हैं, एक हो जाएगा विराम जड़त्व हो जाएगा और दूसरा गतिज जड़त्व है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि प्रव्यंजक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता युग प्रवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। यशोधरा को यह दुख हुआ कि इसके पति को जाना ही था तो इसे बता कर क्यों नहीं गए। वह कहती है कि अगर पति मुझे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बाधा ही नहीं पाते। 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सही क्रम चुनिए। सही क्रम यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। नहीं, यहाँ पे पहले हो जाएगा संसद, भारत की संसदीय व्यवस्था कायम है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे संसद चुनाव दोबारा आते हैं और फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। और इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1-4 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका पहले डिस्कशन देख लेते हैं। सही क्रम निम्न प्रकार से है। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं और संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से हो जाएगा तकनीकी यही शुद्ध है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अन्य सभी अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन ये हिंदी का क्वेश्चन था। सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। रम्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इंदिरा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रम्मा का अन्य यहाँ पे और भी पर्यायवाची शब्द दिया हुआ। यहाँ पे रम्मा का पर्यायवाची शब्द है हरिप्रिया हो जाएगा, श्री हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, कमला हो जाएगा और समुद्रजा हो जाएगा और यहाँ पे श्री भार्गवी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्षीरोदा तन्या हो जाएगा पद्मा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पद्मासना हो जाएगा आदि भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानार्थी शब्द बताएं। हो जाएगा वृज्य का यहाँ पे समानार्थी शब्द बताना है तो हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वृज्य का समानार्थी शब्द निषिद्ध होता है।
वृद्ध शब्द का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो। अगला क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्द बताएं। उत्कर्ष का हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति होता है, किंतु अपकर्ष का अर्थ अवनति मतलब हास्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं, इसको कहते हैं गोधूली कहते हैं, गोधूली, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। अन्य विकल्प असंगत है। असंगत यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा रोस कोप अमरस, यहाँ पे अशोक हो जाएगा, यहाँ पे असंगत शब्द है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अशोक का अर्थ होता है जिसे शोक ना हो अर्थात शोक रहित है। रोस कोस हो जाएगा, अमरस का अर्थ होता है गुस्सा या आवेग। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति क्लिक करें। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे लग जाएगा जो कोई लग जाएगा, तो पूरा सेंटेंस बनेगा इस गुफा में गया, इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए जो कोई का प्रयोग उचित होगा। सही वाक्य होगा जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग मतलब त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिया हुआ, यहाँ पे होगा पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। तो यहाँ पे जो है वो ए नंबर वाला गलत है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वाक्य में विकल्प एक त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए में मुझको के स्थान पर मेरे लिए का प्रयोग सार्थक होगा। सही वाक्य होगा पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। अतः वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन यहाँ 14 से हो जाएगा, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन को छोड़ के हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो ये निर्भर संवैधानिक प्रावधानों पे है, परंपराओं और प्रथाओं पर हो जाएगा, न्यायिक व्याख्याओं पर है, और यहाँ पे हो जाएगा संवाद के लिए यांत्रिकी पर। ये सभी पर भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या दिया हुआ नीचे, तो इसको देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों पर प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच सभी विधायी, कार्यकारी या प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजित करते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक, कार्यकारी या प्रशासनिक संबंध को भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक तथा वित्तीय संबंध संविधान के भाग यहाँ पे हो जाएगा 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक वर्णित है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों और तंत्रों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जैसे कि हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्तीय आयोग आदि हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं यहाँ पे इसका और व्याख्या बचा हुआ, तो इसको देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा सम्मेलनों और प्रथाओं ने भी भारत में केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये परंपराएं और प्रथाएं समय के साथ उभरी है और इन ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के दायरे और प्रकृति को परिभाषित करने में न्यायिक व्याख्याओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय जारी किए हैं जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को नष्ट किया है तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने में मदद की है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित बातचीत और परामर्श की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिषदों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन जैसे संवाद के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था इंग्लैंड द्वारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सार्वभौम संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। संप्रभु संसद की अवधारणा सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में उभरा, विशेषकर अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के दौरान। यह सम्राट की पूर्ण शक्ति और सरकार के अधिक प्रतिनिधि
और जवाबदेह स्वरूप को स्थापित करने की आवश्यकता की प्रक्रिया थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो टोटल 24 तीलियां होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि इसे अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के शेर स्तंभ से लिया गया है। चक्र पर प्रत्येक तिल्ली जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है और दिन के 24 घंटे को भी दर्शाता है। यही कारण है कि इसे समय का पहिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 का के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्टिनिटी का अर्थ क्या है? फर्टिनिटी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फर्टिनिटी का अर्थ होता है भाईचारे की भावना तथा बंधुत्व की भावना। बंधुत्व भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की एकजुटता की भावना का प्रतीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से बंधुत्व के सार को दर्शाती है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी विषय आते हैं, तो ये विषय आता है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से इन 3 सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। जो विषय इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची विषय के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या न्यायोचित नहीं है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर है, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेटगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। ये सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी भारत में विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के यहाँ पे संरचना दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और सभी इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके स्थानापन्न होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को BR अम्बेडकर ने संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। भारत के पहले CAG P नरहरि राव थे। वर्तमान में जुलाई 2024 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 44 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। बिल्कुल सही है। भारत में CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 11 जो संबंधित है वो पंचायतों से संबंधित है, भाषाओं से नहीं।
तो ये गलत होगा दूसरा और तीसरा नंबर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 और 4 वाला सही है, बाकी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, केवल 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने कहा था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। दीन ए इलाही मतलब ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक दूसरा और सिराजू दौला था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प में से कोई भी बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक नहीं है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजू दौला था। सिराजू दौला अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। काल कोठरी मतलब ब्लैक होल घटना का संबंध सिराजू दौला से है। उसने 18x14 फीट की एक कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। अगली सुबह 146 में से सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना थी। इस घटना के बारे में होलवेल ने बताया था। 23 जून 1757 को कलकत्ता के भागीरथी नदी के तट पर हुई प्लासी के युद्ध में सिराजू दौला की हार हुई और बंगाल पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व कायम हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव तथा सिराजू दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर व मीर मदान कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो 1971 में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति या आज़ादी के लिए उसके समर्थक में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हुआ। सैम मेनकासा उस समय भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसके बाद से बांग्लादेश का नाम प्रभावी था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तय हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध में तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। इन दोनों युद्धों में चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाला 1792-93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था जिसे मैक्रार्टिन दूतावास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा हो जाएगा। मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तावीज़ों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। हो जाएगा पूर्ण समाधान, हो जाएगा आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक तथा व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है।
हड़प्पा से प्राप्त एक मृत मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये थे एकनाथ। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। संत एकनाथ एक भारतीय हिंदू संत, दार्शनिक और कवि थे। वह कृष्ण के भक्त थे तथा वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। उनको प्रमुख मराठी संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य थे, जो हिंदू देवता दत्तात्रेय के भक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर, 19वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोपेई शहर को राख में दफन कर दिया? तो ये किया था माउंट वेसुवियस ने। ऑप्शन डी आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी नहीं है। 19वीं ईस्वी में माउंट वेसुवियस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया। पोम्पेई इटली के कैम्पानिया में एक बड़ा रोमन शहर था। माउंट वेसुवियस एक सोमा सेंट्रोट ज्वालामुखी है, जो इटली के कैम्पानिया में नेपलस की खाड़ी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है, जो 19वीं ईस्वी में फूटा था और पोम्पेई और हरकुलेनियम को नष्ट कर दिया था। अब तक यह ज्वालामुखी 50 से अधिक बार फट चुका है। यह विश्व का सबसे यहाँ पे घनी आबादी वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियाल का प्रजनन स्थल है? तो हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गंडक नदी जो है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। बिहार में गंडक नदी चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल बन गई है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में 217 घड़ियाल पाए गए हैं। गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में मानगामोट और कुतांग से धौलागिरी के उत्तर से निकलती है और नेपाल में त्रिवेणी के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंडक दक्षिण दिशा की तरफ बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? तय किया था एनटीपीसी बरौनी ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित है? 2023 का करेंट अफेयर था, ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025 में जो हुआ था उसका इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? यहाँ पर यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया। एक करेंट अफेयर था 2023 में। ये ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ए और बी दोनों सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2023 में, ये भी करेंट अफेयर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? गरीबी का कारण है कम पूंजी निर्माण हो जाएगा, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। इनमें सभी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो एक भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? इस पौधे में भोजन बनता है पत्तियों में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। शकरकंद में भोजन पत्तियों में बनता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पादप में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। शकरकंद में भोजन का संग्रहण उसके जड़ों में होता है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये हो जाएगा रक्षा कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करती है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें रक्षा कोशिका कहा जाता है। रक्षा कोशिकाओं में अस्फीति दबाव रक्षा कोशिकाओं के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप रक्षा कोशिकाएं बड़ी हो जाती है तो रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, और जब जल उत्सर्जन के बाद रक्षा कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तो वो छिद्र बंद हो जाते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश से तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और आर्द्रता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? मतलब रेड गन्ने का लाल सड़न जो होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम फ्लेक्ट्रम द्वारा होता है। ये एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोलेटोट्राइकम फ्लेक्ट्रम एक कवक है जो उपज और गुणवत्ता में गंभीर नुकसान का कारण बनता है। इस रोग का नाम रेड राट 1906 में सर ई जे वाटलर के द्वारा दिया गया था। सर ई जे वाटलर भारत में एक शाही माइक्रोलॉजिस्ट कवक विज्ञानी थे जो उस समय बिहार के पूसा में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जे क्यू पालवे द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जे क्यू पोलवे द्वारा दिया गया था। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फैटी एसिड आधारित लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा लेमा शब्द वर्ष 1931 में जे क्यू पोलवे द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल रॉबर्टसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल क्रीमर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन, कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो इसमें शामिल जो है और शामिल है इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर ए एवं बी दोनों। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि या नुकसान से पीड़ित किसानों की आय को स्थिर करने के लिए 2 फसल बीमा योजना शुरू की। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। यह उपज आधारित फसल बीमा योजना जो कई हितधारकों को एक ही मंच पर एकीकृत करती है। इसे खरीफ सीजन 2016 में पेश किया गया था। अगला है यहाँ पे पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS। यह एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना है जो किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल की पैदावार के लिए मौसम के मापदंडों पर का उपयोग करती है। इसे भी खरीफ सीजन 2016 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें सही जो है वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट धारणों की धन लाभ कराता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट धारणा को धन लाभ कराता है। ट्रिपल बॉटम लाइन TBL एक लेखांकन ढांचा है जो कि संगठन के प्रदर्शन का 3 आयामों में मूल्यांकन करता है। सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक TBL ढांचे का उपयोग समय के साथ किसी कंपनी के वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। TBL के 3 आयाम को P के रूप में भी जाना जाता है। P मतलब होता है यहाँ पे पीपुल, प्लैनेट और होता प्रॉफिट होता है। अधिक व्यावसायिक मूल्य बनाने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ संगठनों या कंपनियों द्वारा TBL ढांचे को अपनाया जाता है। TBL के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को बनाए रखा जा सकता है, बाहरी निवेश बढ़ाया जा सकता है, ESG इच्छुक ग्राहकों से बिक्री बढ़ाई जा सकती है और दीर्घकालीन परिचालन क्षमता हासिल की जा सकती है। TBL ढांचे का उपयोग किसी संगठन की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। TBL ढांचा उन कंपनियों के लिए भी उपयोगी है जो शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण, समाज या दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती है। TBL ढांचा किसी कंपनी के सामाजिक और पर्यावरणीय लक्षणों को उसके वित्तीय लक्षणों के साथ जोड़ने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करेगा? तो करेगा बेंगलुरु करेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत और 5 एशियन देशों अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं यहाँ पे मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC बनाते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस संगठन का नाम मेकोंग गंगा सहयोग 2 बड़ी नदियों गंगा और मेकोंग के नाम पर रखा गया है। इसका गठन पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए किया गया है। इसे 2000 ईस्वी में वियतनाम लाओ PDR में लॉन्च किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर कार्य एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर इसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है यहाँ पे आयकर हो जाएगा, निगम कर, उपहार कर, कर हो जाएगा, अस्तित्व कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, प्रतिभूति कर आदि। अप्रत्यक्ष कर जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है अर्थात वैसा कर जिसका करापात एवं कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण उत्पाद कर, सीमा कर, बिक्री कर, सेवा कर आदि है। अगला क्वेश्चन, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सब इतना सारा कथन दिया है, इसको पर विचार करना है, तो इसका देखते हैं डायरेक्ट डिस्कशन। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में कथन 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पे सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत मतलब छूट देती है। फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रिसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। बिहार में डेयरी सहकारी समितियां बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड बिहार राज्य की एक राज्य सरकारी समिति है। यह उत्पादों का विपणन सुधा डेयरी हो जाएगा लेवल के तहत करता है। बिहार में डेयरी उद्योग के कुछ प्रमुख संगठनों के में सुधा, अनुज डेयरी, गंगा डेयरी और अमूल शामिल है। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी तैयार करता है, यूएनडीपी तैयार करता मानव विकास सूचकांक तैयार करता, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एचडीआई इस बात पर जोर देने के लिए बनाया गया था कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, न केवल आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अरसा से महबूब उल हक द्वारा किया गया। अमर्त्य सेन और अन्य ज्ञान अर्थशास्त्रियों के साथ महबूब उल हक ने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी आयाम पर आधारित है। आयाम दिया हुआ इधर और संकेत दिया हुआ है। लंबा और स्वस्थ जीवन का जो आयाम था वो था यहाँ पे संकेतक था इसका जो लंबा और स्वस्थ जीवन आयाम का संकेतक था जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुँच, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष हो जाएगा, जीने का एक सम है मानक हो जाएगा, सकल प्रति व्यक्ति आय। और यहाँ पे एचडीआई के 3 आयामों में से प्रत्येक के लिए समन्वयकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में 193 देशों में भारत का स्थान 134वां है तथा स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, नया सार्वजनिक क्षेत्र पीएससी नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? राजनीतिक क्षेत्र में शामिल है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा हो जाएगा, परिवहन एवं दूरसंचार हो जाएगा, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज हो जाएगा, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं शामिल है। अगला यहाँ पे दूसरा कथन है सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। विलीन या निजीकरण नहीं, ये गलत है दूसरा नंबर, सिर्फ पहला नंबर सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आंसर है, केवल एक सत्य और दूसरा असत्य है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 के अनुसार राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। यदि निजीकरण संभव नहीं है तो इस क्षेत्र के सीपीएसई का निजीकरण कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 को 4 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति का लक्ष्य सभी गैर राजनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारतीय सिक्का सांकेतिक सिक्के हैं हो जाएगा, क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को ऐतिहासिक करने के लिए किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। इसमें से जो सही है वो तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय सिक्का सांकेतिक सिक्के हैं क्योंकि आधुनिक भारतीय सिक्कों का मूल्य उसकी सामग्री के मूल्य से नहीं बल्कि सरकार द्वारा उसके जारी होने की तारीख से निर्धारित होता है। हो जाएगा क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्यूप्रोनिकल धातु का मिश्र धातु है।
धातु का एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल और अन्य धातुएं शामिल है। यह धातु लोहे की तुलना में बहुत अधिक कठोर होती है और इसे पिघलाना अधिक कठिन होता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार की अनुमति के बिना सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जिसमें श्रृंखला आसान अक्षरों के 3। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इधर रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। उधर 71 तक था मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन को छोड़ के हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन से। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें एक वाह कंकाल, एक खंडित शरीर और जुड़े हुए पैर होते हैं। उनके शरीर में उपांगों की एक जोड़ी के साथ खंड होते हैं। इसका प्रजनन आंतरिक निषेचन और आंतरिक या बाह्य निषेचन द्वारा होता है। उनके पास एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा के प्रकार यहाँ पे कीड़े हो जाएंगे, चींटियाँ हो जाएगा, एफिड्स, तितलियाँ, टिड्डे, दीमक आदि। और चींड्स हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, इसमें घुन हो जाएगा, मकड़ियाँ आदि आ जाएगा। क्रस्टेशियन में आ जाएगा, केकड़े आ जाएगा मछली, झींगा मछली आदि। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आगे देखते हैं आगे क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो कॉवपॉक्स को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कॉवपॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। लैटिन भाषा में कॉव का अर्थ वैका और कॉवपॉक्स का अर्थ वैक्सीनिया होता है। इसे इन जोड़ों से टीकाकरण शब्द हमारे उपयोग में आया है। वैक्सीनिया वायरस जो एक पॉक्स वायरस का नाम भी है जो अलग अलग होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स, चेचक और काउ पॉक्स पैदा करने वाले वायरस से निकटता से संबंधित है और इसमें स्मॉल पॉक्स के खिलाफ टीके बनाने में उपयोग किया जाने वाला तनाव भी शामिल है। 1796 में एक अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर को पता चला कि जिन दूधियों में काउ पॉक्स हुआ था उन्हें महामारी के दौरान भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। जेनर ने जानबूझकर लोगों को स्मॉल पॉक्स देने की कोशिश की और पाया कि वे सभी लोग अब स्मॉल पॉक्स से प्रतिरोधी थे। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वायरस काउ पॉक्स से निकटता से संबंधित था। यह विकसित होने वाला पहला सफल टीका था। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। किसी जीव में विकासवादी इतिहास को के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है जातिवृत्त विकास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी जीव में विकासवादी इतिहास को जातिवृत्त के रूप में जाना जाता है। विकास परिवर्तन की एक क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ आनुवंशिक संरचना में मामूली बदलाव के साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन के कारण होती है, जिससे नई प्रजातियों का निर्माण होता है। जातिवृत्ति यह विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से एक जीव के विकास का अध्ययन है, अर्थात यह एक जीव का विकासवादी इतिहास है। जातिवृत्त संबंध को एक जातिवृत्त वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है, जो दर्शाता है कि एक टैक्सन दूसरे टैक्सन से कैसे संबंधित है। जातिवृत्त वृक्ष आरेख आविष्क अनुक्रम डाटा विश्लेषण पर आधारित है। गुण या लक्षण जातिवृत्तीय में प्रयुक्त डेटा की इकाई है। यहाँ पे पोंगिनी जो है इसमें हो जाएगा पोंगो हो जाएगा और हो जाएगा पोंगिनी, ये ऐसे ये है यहाँ संबंधित है। यह आरेख एक जाति वृत्तीय वृक्ष को दर्शाता है। व्यक्ति वृत्त एक जीव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है। यह एक व्यक्ति के जीव के विकास की श्रृंखला को कवर करता है। व्यक्तिवृत्त निषेचन के समय से शुरू होने वाले अध्ययन को कवर करता है और इसमें जन्म से समय के सभी विकास संबंधित प्रक्रियाएं और उसके बाद की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। वंशावली यह किसी जीव की मौजूदा प्रजातियों के आदिम पूर्वजों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं अभी सारी विकास दिखाते हैं। ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा।
ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन इनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। यह समजातता अपसारी जैव विकास अर्थात पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है। ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, समरूप अंग कहलाते हैं। यह समरूपता अभिसारी जैव विकास को दर्शाती है, जैसे हो जाएगा डॉग फिश और व्हेल हो जाएगा। कुछ लक्षण जो खो गए थे और जीव के पूर्वजों में मौजूद थे, वे जीव में वापस लौट आते हैं। इस घटना को पूर्वजानुरूपता के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में हो जाएगा कर्णपल्ली को हिलाने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं यहाँ पे छड़ के आकार के होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं और साल का वक्त होता है। इस प्रकार का जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होता है, जैसे हो जाएगा वेसिलस हो जाएगा, एंथ्रासिस हो जाएगा। गोलाकार जो होता है, गोलाकार आकृति के जीवाणुओं को कोकस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर एक कई प्रकार के होते हैं। होता है माइकोकोकाई, यहाँ पे एक कोशिकीय के रूप में, जैसे कि हो जाएगा माइकोकोकस हो जाएगा और जाएगा डिप्लोकोकाई दो कोशिकाओं के समूह, जैसे कि हो जाएगा डिप्लोकोकस हो जाएगा, न्यूमोनी हो जाएगा। और जाएगा स्टेटोकोकाई अनेक कोशिकाओं के समूह, जैसे कि हो जाएगा स्टेटोकोकस लैक्टिक होता है। ये सभी होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे हो जाएगा सारसिनी हो जाएगा यहाँ पे 864 अथवा 128 के घनाकृति पैकेट में, जैसे कि हो जाएगा सारसिना और सर्पिलाकृति इस प्रकार का जीवाणु अथवा सर्पिल, यहाँ पे हो जाएगा कोइलिड अथवा सर्पिल होता है, जैसे होगा अस्पाइरिलम रूप्रेम कोमा के आकार का होता है। इस प्रकार का जीवाणु अंग्रेजी के अक्षर कोमा के आकार के होता है, जैसे कि हो जाएगा विवरियो कोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? तो इसमें जो हिल्ला हो जाएगा पॉम्फ्रेट हो जाएगा मैकेरेल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मछलियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मीठे पानी की मछली, समुद्री मछलियाँ। मीठे पानी में कुछ मछलियाँ जो बहुत आम हैं, इनमें हो जाएगा केटला हो जाएगा, रेहू और कॉमन कार्प शामिल हैं। खाए जाने वाली कुछ समुद्री मछलियों में हिल्सा हो जाएगा, सार्डिन हो जाएगा, पॉम्फ्रेट हो जाएगा, मैकेरल आदि शामिल है। समुद्री सितारे, जिन्हें आमतौर पर हम स्टारफिश कहा जाता है, मछली नहीं है। गिटार फिश हो जाएगा मछली की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु सबसे हो जाएगा टंगस्टन है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कुछ स्रोत में प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम ओएस है। लिथियम एलाई सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल उपचायक होता है। टाइसेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना व चांदी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? पारद के साथ मिश्रण यहाँ पे जो लोहा नहीं बनाता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा लोहा। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। यह एक परमाणविक होता है। 4.12 के ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है, जिसे अमालगम कहते हैं।
पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। हो जाएगा ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भारी रहती है। पारा को क्यूबिक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित जौ के दोनों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है? इसको कहा जाता है बियर कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पेय का प्रकार है, अल्कोहल का प्रतिशत और स्रोत। यहाँ पे रम में अल्कोहल का प्रतिशत होता है 45 से 55%। स्रोत हो जाएगा सीरा हो जाएगा इसका। हो जाएगा हिस्की में रहता है, मतलब विस्की बोल सकते हैं हिस्की। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% रहता है। स्रोत इसको जौ से तैयार किया जाता है। हो जाएगा वरांडी है। ब्रांडी में हो जाएगा 40 से 50% अल्कोहल होता है। ये अंगूर से बनाया जाता है, अंगूर। हो जाएगा जीन में रहता है यहाँ पे 35 से 40% अल्कोहल रहता है, मक्का से बनाया जाता है। बियर में 3 से 6% मात्र अल्कोहल रहता है, जौ से बनाया जाता है। हो जाएगा शैम्पेन जो है वो 10 से 15% इसमें अल्कोहल रहता है और अंगूर से बनाया जाता है। हो जाएगा पोर्ट वे सोरी जो है वो 15 से 25% अल्कोहल रहता है, अंगूर से बनाया जाता है। साइडर में 2 से 6% रहता है, सेब से बनाया जाता है। मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादा स्प्रिट को व्यावसायिक एल्कोहल भी कहते हैं। इसमें 95.6% इथाइल एल्कोहल तथा शेष 4.4% जल होता है। परिशोधित स्प्रिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति एल्कोहल कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है वह ओनोलॉजी कहलाती है। जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा तभी इसको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, ये बन जाते हैं CO2 गैस का। ऑप्शन बी आंसर होगा। बुलबुले जल में बूंदों से जुड़ जाते हैं और उन्हें गिलास के शीर्ष पर ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट को सूजने से राहत दिलाती है और इसमें मौजूद सोडा एसिड को निष्क्रिय कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो ये किया था टेक्नीशियम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। टेक्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 43 होता है, 43 होता है। इसका रासायनिक प्रतीक TC है। टेक्नीशियम के सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं जिसमें से 97 TC के पूर्ण आयनित अवस्था को छोड़कर कोई भी स्थिर नहीं होता। टेक्नीशियम एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल में विलीन हो जाता है, लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलीयशील है। चिकित्सा परीक्षणों के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक में टेक्नीशियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन होती है? न्यूट्रॉन नहीं होता है वो हो जाएगा, तो हाइड्रोजन नहीं होता। ऑप्शन सी आंसर होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु संख्या 1 तथा परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सूर्य और तारों का आधा से ज़्यादा भाग हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला आगे देता हाइड्रोजन निर्माण की विधि। लाल तप्त लोहा पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम की जल के साथ प्रक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हो जाएगा प्रोटियम हो जाएगा ड्यूटेरियम हो जाएगा और यहाँ पे ट्राइटेरियम हो जाएगा। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी आयु 12 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ष होती है।
क्वेश्चन नंबर 81 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा तभी इसको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, ये बन जाते हैं CO2 गैस का। ऑप्शन बी आंसर होगा। बुलबुले जल में बूंदों से जुड़ जाते हैं और उन्हें गिलास के शीर्ष पर ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट को सूजने से राहत दिलाती है और इसमें मौजूद सोडा एसिड को निष्क्रिय कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तय किया गया था टेनेसियम टेक क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो ये किया था टेक्नीशियम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। टेक्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 43 होता है, 43 होता है। इसका रासायनिक प्रतीक TC है। टेक्नीशियम के सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं, जिसमें से 97 TC के पूर्ण आयनित अवस्था को छोड़कर कोई भी स्थिर नहीं होता। टेक्नीशियम एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल में विलीन हो जाता है, लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलयशील है। चिकित्सा परीक्षणों के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक में टेक्नीशियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन होती है? न्यूट्रॉन नहीं होता है वो हो जाएगा तो हाइड्रोजन में नहीं होता। ऑप्शन सी आंसर होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु संख्या 1 तथा परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सूर्य और तारों का आधा से ज़्यादा भाग हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला आगे देखते हाइड्रोजन निर्माण की विधि। लाल तप्त लोहा पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम की जल के साथ प्रक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पतिक घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हो जाएगा प्रोटियम हो जाएगा ड्यूटेरियम हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे ट्राइटेरियम हो जाएगा। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी आर्द्र आयु 12.4 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो NH3 अमोनिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया एक रंगीन गैस है जिसमें तीखी गंध होती है। इसे सूंघने पर छींक तथा आँखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल एवं आकृति पिरामिडल होती है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है। अमोनिया का उपयोग द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने के काम में होता है। अमोनिया लवणों के उत्पादन में उपयोग होता है और यूरिया के निर्माण में होता है। सफाई के काम में चिकनाई दूर करने में किया जाता है और जो हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो यहाँ पे बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा का प्रतिरोधक और विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो जहाज निर्माण से संबंधित है यहाँ पे एटवर्स है, और यहाँ पे हो जाएगा और ट्राइस्टे हो जाएगा, और हो जाएगा एक है यहाँ पे हैम्बर्ग हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे एटवर्स और हो जाएगा एटवर्स जो है वो बेल्जियम का बंदरगाह शहर है। यह हीरा, ललित कला और फैशन उद्योग इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। एस्टेड इटली का प्रमुख बंदरगाह है। और मिनस्क पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह सिवालाय और निहामिया नदियों के किनारे बसा है। हैम्बर्ग जर्मनी का प्रमुख बंदरगाह नगर है। विश्व के प्रमुख उद्योग एवं उनके केंद्र यहाँ पे यूएसए में है। उद्योग केंद्र जो है पिट्सबर्ग है, जो विश्व की इस्पात राजधानी है। इसमें लौह इस्पात उद्योग प्रमुख उद्योग है। और जगह डेट्रॉइट में है मोटर कार उद्योग है। और सैन फ्रांसिस्को में तेल शोधक हो जाएगा और जलपोत है और कंप्यूटर व तकनीकी उद्योग है। अगला देखते हैं यहाँ पे कनाडा के ओटावा में है कागज़ उद्योग है। और जगह हैमिल्टन में हो जाएगा लौह इस्पात व इंजीनियरिंग उद्योग है। यहाँ पे ब्रिटेन में है मैनचेस्टर में जो है और सूती वस्त्र उद्योग है। और यहाँ पे लिवरपूल जो है और जलपोत निर्माण व तेल शोधक के लिए प्रमुख उद्योग है। और फ्रांस में हो जाएगा सोमापेन वे वोडो सार एवं लॉरेंस क्षेत्र। यहाँ पे साम्पेन में बोडो में है शराब उद्योग है। सार वे लॉरेन क्षेत्र में यहाँ पे हो जाएगा लौह इस्पात है प्रमुख। यहाँ पे जर्मनी के हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में है इंजीनियरिंग और परिवहन उद्योग है। यहाँ पे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है जलपोत निर्माण है, हीरा पॉलिश होता है। और डेनमार्क के हो जाएगा कोपेनहेगन में है यहाँ पे डेयरी उद्योग है। और इटली के तुरीन इटली का हो जाएगा डेट्रॉइट जो है मोटर कार उद्योग के लिए प्रमुख है। स्वीडन के स्टॉकहोम में हो जाएगा जलपोत निर्माण होता है और यहाँ जलपोत निर्माण उद्योग है प्रमुख। यहाँ पे ब्राज़ील के साओ पाउलो में हो जाएगा कॉफ़ी उद्योग है प्रमुख। जापान के नागोया में हो जाएगा एयरक्राफ्ट कार मशीनरी उद्योग है प्रमुख। और ओसाका में हो जाएगा जलपोत हो जाएगा लौह इस्पात वस्त्र उद्योग है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से लाल नदी और नीले वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। असम को ब्रह्मपुत्र नदी के कारण तथा पहाड़ियों से लगते नीले बादल के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका व्याख्या देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 ये सही है। इसमें से अंटार्कटिक के प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जिसका स्थापना 1983-84 में किया गया था। इसका इस्तेमाल आपूर्ति आधार और परागमन शिविर के रूप में किया जाता है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 अस्थायी बेस स्टेशन बनाए गए हैं। इनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। यहाँ पे गंगोत्री बनाया गया था 1983 में, मैत्री था 1988 में और जब भारती जो है 2012 में। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। भारत ने अंटार्कटिक के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। ये स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिक क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और यहाँ पे अलास्का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है। भारत ने वर्ष 2007 में अंटार्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध केंद्र खोला। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित एक ध्रुवीय महाद्वीप है।
अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है तथा यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है, जहाँ पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा लैम्बर्ट्स अंटार्कटिका स्थित है। क्वीनमार्ड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है तथा 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय थे यहाँ पे रामचरण थे। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी हो जाएगा पेंगुइन हो जाएगा अल्बाट्रोस एवं पेटरल। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ रेलवे जोन दिया हुआ, एक तरफ मुख्यालय दिया है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो जबलपुर में है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा बिलासपुर में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर में है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है तो यह दीव है। दीव ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पांडुचेरी केंद्र शासित पांडुचेरी जो है पांडुचेरी पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। यहाँ पे जाएगा पांडिचेरी हो जाएगा कारी काल हो जाएगा माहे और यानाओन हो जाएगा यानम जिसको बोलते हैं भैया। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है तो यह हो जाएगा गेहूँ है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। गेहूँ वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूँ चावल मक्का आदि वाणिज्यिक अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल है। गन्ना कपास जूट आदि नगदी फसल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम सत्य है। परावर्तन के नियम सत्य है सभी परावर्तक सतहों के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बेहतर कंडक्टर है तो हो जाएगा निकल है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। धातु का चलकता क्रम यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलकता होगा चांदी में होगा, उसके बाद तांबा में होगा, सोना में हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक निकेल आयरन हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा और फिर हो जाएगा इसके बाद स्टील लेड, उसके बाद स्टेनलेस स्टील में। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता जितनी कम होती है चालकता उतनी ही बेहतर होगी। उपयुक्त दिए गए तत्वों को की प्रतिरोधकता जो है यहाँ पे निकल की प्रतिरोधकता 6.85 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। लोहा की प्रतिरोधकता 9.71 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। क्रोमियम की प्रतिरोधकता हो जाएगा 13 × 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता 1.10 × 10⁻6 ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है तो होता है आभासी और आवर्धित होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन का उपयोग तारों और ग्रहों जैसी आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। स्थलीय दूरी, अब इसका उपयोग ज़मीन पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन द्वारा निर्मित छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है। इनमें 3 लेंस होते हैं। तीसरा लेंस सीधी छवि बनाने के लिए होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसका उपयोग वस्तुओं
की आवर्धित छवि देखने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। यह ऐसी छवियां बनाता है जो आभासी और वास्तविक होती हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु की आवर्धित छवि बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों का उपयोग करता है। इसके द्वारा निर्मित छवि आवर्धित, आभासी तथा उल्टी होती है। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो मापी जाती है आयाम के संदर्भ में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज होती है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता उस माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करती है जिसमें वह फैलती है। ध्वनि का तरत्व उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितना अधिक होता है तरत्व उतनी अधिक होती है। शेर के आवाज़ का तरत्व कम लेकिन प्रबलता या तीव्रता अधिक होता है, जबकि महिला कोयल या बांसुरी की आवाज़ का तरत्व अधिक और प्रबलता या तीव्रता कम होती है। पुरुषों की आवाज़ की तुलना में महिलाओं की आवाज़ की तरत्व समानता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे कार्य करती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस तकनीक में एक फोटो रेसिस्टिव ड्रम का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जब ड्रम को मूल दस्तावेज के सामने रखा जाता है तो प्रकाश के संपर्क में आने वाली सतह चार्ज हो जाती है। फिर एक टोनर पाउडर जो ऋणात्मक रूप से चार्ज होता है ड्रम पर लगाया जाता है। टोनर पाउडर केवल चार्ज किए गए क्षेत्रों पर चिपकता है। अंत में टोनर पाउडर को कागज़ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे से एक प्रति बन जाती है, मतलब कॉपी बन जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है तो यह पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय दूरी इकाई जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सौर मंडल के भीतर दूरियों की गणना के लिए किया जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी लगभग यहाँ पे हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर है। एक ख़त्म हो गया 12वां नंबर सेट ख़त्म हो गया। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।